जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? जब मैं पूछा ना तो बस एक दो लोग हैंड रेज करके मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें कि प्रॉपर्ली हम सुन पा रहे हैं। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? ओके, ठीक है जी। अब जरा हैंड डाउन कर लें आप लोग। अच्छा, अब हमने जो चैप्टर एक्चुअली टॉपिक स्टार्ट किया था फैक्टराइजेशन का, कि कोई एक्सप्रेशन है उसको सिंपल एक्सप्रेशंस में कैसे लिखना है। सिंपल से मुराद है कि जैसे आप देख रहे हो कि वो उसकी अगर आप फैक्टराइजेशन कर देते हो क्वाड्रेटिक की तो दो लीनियर बनती हैं, फोर्थ डिग्री है दो क्वाड्रेटिक बन जाती हैं, यानी कि वो लोअर लोअर टर्म में वो एक्चुअली ट्रांसलेट हो जाती हैं, लोअर टर्म में वो आ जाती हैं। और उस करके करने के तीन चार ट्रिक्स हैं, मेथड कह लें कि जी कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो कौन सा मेथड तो नहीं, सिर्फ आप गेस कर सकते हो। आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं कि जी इस तरह से चेक किया करे, पहले कॉमन कर लिया करे, फिर देखा करे कि दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में उनका प्रोडक्ट है, कभी वो टोटली अवेलेबल होता है और कभी उसमें से कुछ पोर्शन अवेलेबल होता है। जितनी उसमें डेफिशिएंसी होती है आप उतना ही पोर्शन उसमें इंक्लूड करके एंड देन अपना प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट कर लेते हो। अच्छा, यहां तक अगर फैक्टराइजेशन के रेलेवेंट अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई लिटिल बिट कंफ्यूजन है, मैं आपको बोल रहा हूँ और भी बहुत सारे मेथड है फैक्टराइजेशन के, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट रहेंगे जो मेथड हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं ना, दो चार टेक्निक हम लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो एनीवन एल्स कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकता है, वरना फिर हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। नो वन, ओके। अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने आपको एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, मैं उससे क्वेश्चन ले लेता हूँ एंड देन जी किसी का है क्वेश्चन? नो वन। मैं इसका माइक ऑन कर रहा हूँ जी, पूछेगा क्वेश्चन मुझसे। आपका जब मैं माइक ऑन करता हूँ ना तो आपकी स्क्रीन पे सर मैसेज आता है जी। सर अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इक्वेशन उन्होंने दी होगी और हमें वो कहते हैं कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो हम उसको किस मेथड से करेंगे? जिस मर्जी मेथड से आपको, अगर वो आपको एक तो वो आपको फोर्स करेगा नहीं, एमसीक्यूज है, वो आपका दिल करता है डायरेक्ट कैलकुलेटर्स पे आज मैं आपको सिखा देता हूँ। मैं जरा आज का टॉपिक कंप्लीट कर दूं, वरना ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कैलकुलेटर पे भी सॉल्व हो जाती है। लेकिन क्यों हमें क्वाड्रेटिक सीखना जरूरी है कि समटाइम वो हमें फॉर्मूला या इस तरह की कोई चीज जो है अपनी शुरू है ना वो निकलने आपको में कितना है कोई टेंशन वो नहीं। आपको वो प्रॉब्लम क्या देता है कि जी ये उसमें हमें किसी जगह पर फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी ना। फैक्टराइजेशन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के तौर पर भी आते हैं ना क्वेश्चन, वो तो नहीं कैलकुलेटर से सॉल्व होंगे। देखिए इस वक्त मैं आपसे इक्वेशन इक्वेशन सॉल्विंग नहीं कर रहा। इक्वेशन सॉल्विंग के जो मेथड है वो तो मैंने आपको पिछली, ये इक्वेशन तो है ही नहीं, इसे आप कह सकते हो कि ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिनकी मैं आपको फैक्टराइजेशन बता रहा हूँ। वो जो पहले किया था सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, वो तो तीनों में, अगर जहां तक तो आंसर की बात है ना तो तीनों छोड़ दें, वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व होती हैं। वो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ना कि किस तरह से वो डायरेक्ट जो है वो आप उसे कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट टाइम आपको एक एक्सप्लेनेशन दी गई थी कि जो टेक्निक्स हमने आपसे डिस्कस की गई कि किस तरह से हम उनकी फैक्टराइजेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स पहले लिखेंगे, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स विच इज x4 -3, क्योंकि इसके साथ x नहीं, और फिर जब जो डिवाइजर है ना वो एक्चुअली न्यूमिनेटर में जाना तो वो माइनस होना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहली टर्म एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, थर्ड टर्म एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। अब आपको दरमियान में क्या चाहिए? 2 टाइम्स ये साइन, 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, तो ये बेसिकली वैसे ही कैंसिल हो गई स्क्वायर्स। हमें दरमियान में -2 चाहिए यहां पर, दैट्स ओके, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। क्या अवेलेबल है इस वक्त? जितनी चीज अवेलेबल थी उससे कुछ ज्यादा ही अवेलेबल है। हमें तो सिर्फ -2 चाहिए, यहां -3 है, तो वो जो -3 है आप कह लें मैंने स्प्लिट करके जितना रिक्वायर्ड था उतना मैंने रख लिया, बाकी मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, साइड पे लिख दिया, साइड पे लिख दिया।
अब ये जो पहली एक्सप्रेशन है ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गई, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस साइन और 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गई, होल स्क्वायर नेगेटिव साइन, और ये जो 1 है ना ये भी एक्चुअली 1 का स्क्वायर लिख दिया, देखा जा सकता है ना। अभी नहीं फैक्टराइजेशन हुई, आप कहेंगे कंप्लीटली स्क्वायर फैक्टराइजेशन ही तो होती है, साथ ये भी तो लगा हुआ, अभी फैक्टराइजेशन अभी हुई ही नहीं है, यहां तक करेंगे गलत, ये एक्सपेक्ट ये फैक्टराइजेशन है ही नहीं, इसमें तो 2 टर्म्स है, मल्टीप्लाई जब होगा तो वो फैक्टर होते हैं ना, ये बात। देन फिर अगेन 2 कंप्लीट स्क्वायर्स, दरमियान में क्या चीज है, नेगेटिव साइन है, तो देन एक दफा प्लस के साथ लिख दिया और एक दफा माइनस के साथ, अब इसकी जरूर फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो कभी किसी चीज की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, जितनी वो एक्सप्रेशन या नंबर या वैल्यू हमारे पास कम होती हैं, डेफिशिएंट होती हैं, उतनी ऐड कर लेते, बाकी राइट साइड की बास्केट में नहीं फेंकते, राइट साइड तो है ही कुछ नहीं आपके पास, तो आप समझ लें कि राइट साइड की बास्केट पे नहीं है, लेकिन जरा राइट साइड पे करके उससे अलग कर लेते हैं, लेकिन डिस्कार्ड नहीं करते उसको, हम नहीं उसको यूज कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है हाँ इसको तो हमने संभाल लिया, अब तुम्हारी बारी है, हाँ ये भी ठीक है, ये भी इसके साथ ही अकोमोडेट हो जाए। यहां तक तो बात थी कंप्लीट स्क्वायर्स की। अब जरा क्यूब्स भी, बिल्कुल वो मेरे ख्याल 1-2 प्रॉब्लम देखे थे एग्जामिनर ने, वो क्यूब्स भी किए हुए हैं। अगर आपके पास 2 परफेक्ट क्यूब्स हैं, अब प्लस माइनस के दोनों के लिए अकोमोडेट हो जाएगा, उसमें तो स्क्वायर्स में तो कहा था ना दरमियान में नेगेटिव होना जरूरी है, लेकिन अगर क्यूब्स की बात की जाए तो अगर वो क्यूब्स प्लस में भी हो माइनस में भी हो तो दोनों ही ये सॉल्व हो जाए। इसका फार्मूला कैसे आप याद करेंगे, क्यूब छोड़ दें, क्यूब छोड़ दें, साइन यही यहां लिखा गया है, क्यूब छोड़ दिए मैंने, इनटू जैसे ये टर्म है इसका स्क्वायर लिख दें, ये टर्म है इसका स्क्वायर लिख दें, और अगर यहां माइनस है तो यहां आपने प्लस लिखना है, अपोजिट उलट लिखना है, और इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। जैसे होता है ना फार्मूला याद कर लेना, तो यही क्यूबिक का फार्मूला है। आप कहेंगे कि ये क्या होगा, आप इनको मल्टीप्लाई करके देखें, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन, सिमिलरली क्यूब्स दोनों छोड़ दिए, सॉरी क्यूब्स दोनों छोड़ दिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आना दोनों में प्लस ही है, प्रोडक्ट में जाके देखिए यहाँ क्या है, प्लस है, यहां प्लस है तो यहां नेगेटिव, और इन दोनों का प्रोडक्ट, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सप्रेशन, तो ये फैक्टराइजेशन आपके पास है क्यूबिक फॉर्म में। ये किसका क्यूब है, ये एक्स का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो फिर क्या किया मैंने, क्यूब छोड़ दिए तो x + 4, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहां प्लस है तो यहां नेगेटिव लगाया, 2 टाइम्स नहीं, ये स्क्वायर नहीं खोल रहा, बस इनका प्रोडक्ट 4x। और सिमिलरली ये जो नेक्स्ट है ये 1 का क्यूब है ना, ये कितना का है, 5x का क्यूब, 1 का क्यूब 5x का क्यूब, 1 - 5x, फिर 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहां नेगेटिव है तो यहां प्लस, और इनका प्रोडक्ट विच इज 5x। तो ये फैक्टराइजेशन के कुछ करप्शन, और मैं आपको कह रहा हूं डोंट वरी, मैं नहीं कह रहा कि जो मैंने करा दिया इसमें से आएंगे, मोस्टली इसमें से आते हैं, मोस्टली का वर्ड मैंने बोल दिया, इसका मतलब कभी कभी ना भी आया तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मोस्टली तो मेथड कहा था, मैंने कौन सा कहा था कि श्योरली। अब वो जो 11 मेथड पढ़ने बैठ जाए तो 3 4 5 6 लेक्चर उसी पर, और हार्डली शायद 1 नंबर का प्रॉब्लम, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपसे वो चीजें डिस्कस की हैं जो कि कॉमनली आई कैप की बुक में मेंशन है, जो कॉमनली उनके पास पेपर्स में आई हुई हैं, वो मैंने आपसे शेयर कर। यहां तक तो फैक्टराइजेशन कहां से बात स्टार्ट हुई थी, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन से एक्चुअली बात स्टार्ट की थी। अगर लीनियर इक्वेशन हो तो कैसे हमने सॉल्व करना है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो फिर कैसे सॉल्व करना है, और अब जरा देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अगर लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर हो तो इक्वेशन लीनियर, लेकिन उसमें वेरिएबल अब 2 इन्वॉल्व, इक्वेशन स्टिल लीनियर है, वेरिएबल उसमें 2 इन्वॉल्व है।
उसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखी जाती है? जाहिर है लीनियर को फर्स्ट डिग्री कहते हैं, वेरिएबल उसमें दो हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx था, सिर्फ x ही, एक स्क्वायर में था, एक x था, प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन जब जो दो वेरिएबल की जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, where a b c are constants and b and c are not equal to 0, वरना उसमें फिर दो वेरिएबल नहीं रहने थे, ऐसा करके कहते हैं, वरना उसमें दो वेरिएबल्स नहीं रहने। अब इनको सॉल्व करने का वे क्या है? मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि अगर दो वेरिएबल इक्वेशन में आ जाते हैं तो उसको कैसे आपने सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड, ऑल्दो आप में से लोग इस मेथड से फेमिलियर हैं, तो टोटल 5 ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये मेथड कॉमनली हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगला आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है इनइक्वालिटीज का, ये इक्वेशंस है, फिर वो ग्रेटर देन वाली स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, जिसमें इक्वेशन ही ऐसे करके स्टेटमेंट आ जाए इनइक्वालिटीज, उसमें यही वहां एक ऑप्शन रह जाती है। तो ये तो फिर दोनों के लिए होगी ना, इक्वेशन वाले में भी यही मेथड सूटेबल है और इक्वालिटी में भी, और बाकी अगले चैप्टर के लिए कोई भी मेथड हेल्प नहीं करेगा, वाहद ऑप्शन ग्राफिकली रह जाएगी। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगले चैप्टर के लिए, जिसमें से 10% का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। मैं वेटेज आपको बाकी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, इसके लिए एक चीज समझना जो है वो बड़ा जरूरी है। फर्ज करें कि मैं आपको एक इक्वेशन ऐसे ही लिख देता हूं, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है लाइक दिस। मैं आपको कहूं कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। कुछ लोग कहेंगे जी ये दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल का कैसे फाइंड करना है? अब जरा सॉल्यूशन को ज़हन में लेकर आए। सॉल्यूशन क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ अननोन फॉर विच इक्वेशन और अ स्टेटमेंट रिमेन्स ट्रू आर कॉल्ड इट सॉल्यूशंस। आप कहें जी कौन सी कैसे ढूंढे? मैं चले आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। आप क्या करें, अपनी मर्जी से x को कोई भी वैल्यू असाइन कर दे, एनीवन, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, एनीवन। फर्ज करें मैं ऐसे 0 वैल्यू असाइन कर देता हूं। अब जरा इसको सॉल्व कर लें। x की जगह 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 यहां पर 0 हो जाएगा और रह जाएगा मेरे पास सिर्फ 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 4। और मैं अब आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप नोट करें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू को अगर आप 4 लिख दें तो ये इसका सॉल्यूशन है। आप कहना सॉल्यूशन तो वो होता है जिससे वैल्यूज पुट करें और राइट और लेफ्ट साइड बराबर हो जाए, स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, वो सॉल्यूशन है। तो चेक कर लें, x की जगह 0 रखें, y की जगह 4 रखें, तो 4 3 12, तो राइट साइड पे भी 12 है, लेफ्ट पे भी बिल्कुल, ये तो वाकई ठीक हो गया। ओके, मैंने कहा ना x को अपनी मर्जी से वैल्यू देनी है ना, इसको 1 दे दें इस दफा। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बचेगी 4 - 3y इज इक्वल टू 12, 4 + 3y, ये बच गया 3y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8/3। तो फिर y इज इक्वल टू 8/3। एक सॉल्यूशन मैंने ये आपको बताया, एक सॉल्यूशन ये बता दिया। x की वैल्यू रखते जाएं, y की वैल्यू को सॉल्व करते जाएं, बाद में दोनों x y को बता दें कि ये इसका एक सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन, दो नहीं है ना, एक है, एक ये है, एक ये है। अब आप x की वैल्यू कुछ भी नेगेटिव भी रख सकते हो, -1 कर दिया। -1 का मतलब है -4 + 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 16/3 लें, एक और सॉल्यूशन आ गया। कितने के x की वैल्यू रख सकते हैं? इन्फिनिट, जितनी मर्जी रखते जाएं। कितने सॉल्यूशन? इन्फिनिट, बहुत ज्यादा। क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है, y का आंसर ले लेना, x की वैल्यू रखते जाए, y का आंसर लेते जाए, बाद में चेक करके देख ले अगर किसी को डाउट है, तो वाकई ही ये इसके सारे के सारे सॉल्यूशंस ही बनते जाएंगे। अगर किसी लीनियर इक्वेशन में
दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं और इक्वेशन एक है, जस्ट वन इक्वेशन, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत ज्यादा। कैसे, मैंने बता तो दिया। अगर आपको कोई फाइंड तो करें, कोई एक फाइंड कर दें और आप कहें जी बताएं एक्स की वैल्यू, कुछ भी बता दो, आप कुछ भी बता दें, एक्स की वैल्यू वो कुछ भी बता दे, एनीवन, आप उसकी वैल्यूज को इक्वेशन में रखें, वाई के लिए सॉल्व कर लें, बाकी जो उसने जो एक्स बताया तो आपने वाई फाइंड किया वो रख दे दो। ये इस तरह की बात है। दो वैल्यूज हैं, मैं आपको उसका आंसर बता रहा हूं, उसका आंसर 10 नहीं आना है। एक वैल्यू आप बता दें, एक मैं बताऊंगा, देखेंगे हैरान कुन तौर पर वो 10 आएगा। चलें, आप मुझे वैल्यू चालाकी दिखाते हो, आप कहते हैं जी मैंने आपको वैल्यू बताई 100, बताएं आंसर 10 कैसे आएगा। मैं वाई खुद बता दूंगा -90, देखें आ गया 10। जो आपने बताना है वो मैंने देख लेना 10 कैसे बनना है, 100 में से 90 माइनस के 10 आंसर आ तो गया। आप क्या देते हैं 10, जी आप कह दे मुझे 10, एक वैल्यू मैंने बतानी है ना, मैं कहूंगा आप ऐसा करें वाई को 0 कर लें, तो 10 + 0 आ गया। तो इस तरह से तो जो मर्जी आप बोलते जाएं तो मैं तो फाइंड करता जाऊंगा ना। तो इन शॉर्ट क्या है कि अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल दो हों और वो इक्वेशन एक हो, तो कितने सॉल्यूशन उसके होते हैं? इन्फिनिट होते हैं, बहुत ज्यादा, इन्फिनिट। अब जरा देखते हैं कि ग्राफिकल सॉल्यूशन से एक्चुअली क्या मुराद है। तो पहले तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए कि ऐसी इक्वेशन जो लीनियर हो या फर्स्ट डिग्री हो और उसमें दो वेरिएबल या इवन आप देखेंगे एक वेरिएबल, तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। आल्दो इसमें मैं ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा, लेकिन अगले प्रॉब्लम में सारी वेटेज जो है वो इसी की ही होगी। नोट क्या है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, अगर आप उसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लाइक इस तरह से या इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जरूर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो लीनियर हो उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन है। आई कैप ने एक प्रैक्टिस टेस्ट बच्चों को दिया हुआ है, उसमें भी पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या आप ड्रॉ करके देखेंगे? नो। उसने क्या दिया हुआ है, उसने ना इक्वेशन क्वाड्रेटिक दी हुई है, कोई स्क्वायर में दी हुई है, एक इक्वेशन उसने लीनियर दी हुई है। फौरन कहेंगे क्योंकि ये इक्वेशन लीनियर है, इसका ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आपको पूछ तो नहीं रहा ना बनाए, वो कह रहा है पहचाने। तो पहचान ये है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जो लीनियर हो उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन है। अब क्वेश्चन ये है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। चलो ये तो पता चल गया, अगर एग्जामिनर हमें कोई इक्वेशन दे देता है लीनियर तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन है। स्टेप 1 आपने क्या करना है, ये एक्चुअली मैंने सॉल्यूशंस की जानब चल गया। पहले तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। अब क्या करें, ड्रॉ ग्राफ ऑफ अ लाइन ऑफ ईच इक्वेशन। अब चलें पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। लाइक आपसे 4 एग्जांपल शेयर कर रहा हूं तो ताकि आपको क्लियर हो जाए हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक इक्वेशन आपके पास है 2x + 5y = 10। बाकी भी मैं लिख देता हूं। किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना हो, हम इस 2 पॉइंट से फेमिलियर है। ड्रॉ करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट कह लें वो है एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। अगर हमें यह पता चल जाए कि कौन से 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे ये लाइन पास हो रही है, हम वो निशान लगा देंगे, लाइक ये वाला और ये वाला, लाइन गुजार देंगे इसमें से। 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आ गया। एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन। अगर आपको पता चल जाए तो आप इसमें से पास करती हुई
स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। एनी 2 पॉइंट्स मैंने वर्ड बोल दिया, ओके। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कैसे ढूंढना है, कोई 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ रहे हैं या नहीं, इसे कैसे ढूंढना है। एक आसान तरीका यह है कि पॉइंट्स को ढूंढने के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा वे ये है कि आप क्या करें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनसे हम लोग फेमिलियर हैं, इनसे हम लोग फेमिलियर हैं कि किस तरह से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोग लेते हो। तो ये लाइक एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ड्रॉ करने के लिए कोई से भी 2 पॉइंट आपको चाहिए, एनी 2 चाहिए ना, एनी 2 चाहिए। कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर आ जाता है, लाइक दिस वन, कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर आ जाए, इसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट है। लाइन ने इसे यहां से काट दिया और एक पॉइंट आपको मिल जाए कि जी वाई को कहां से काटा है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट। मैंने वैसे कहा था कोई से भी मिल जाए, सबसे आसान तरीका ढूंढने का, आप एक पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर ढूंढ लें, वो बता देते हैं ना कैसे, और एक वाई पर ढूंढ लें। जब ये 2 पॉइंट आपको मिल जाएं तो फिर ये बड़ा आसान हो गया लाइन ड्रॉ करना। आप इनसे पास करते हुए लाइन ड्रॉ कर, लाइन ड्रॉ हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि जो ये जो लाइन जिसकी इक्वेशन 2x + 5y = 10 लिखी हुई है, इसका हमें कैसे आइडिया होगा कि ये जो इक्वेशन है ये एक्स एक्सिस को कहां से कट करेगी। बिल्कुल आसान है। किस तरह से कि ये जो पॉइंट होता है ना, आपको पता है ना, हर पॉइंट की एक एक्स वैल्यू जरूर होगी, एक वाई वैल्यू जरूर होगी, और उसको लिखने का स्टाइल भी यही है, एक्स कॉमा वाई करके लिख देते हैं। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा उसकी वाई वैल्यू जरूर 0 होगी। पॉइंट को जब हम लिखते हैं ना, पॉइंट को, इसे हम कहते हैं रन, एक्स एक्सिस पे भागना, और इसे हम कहते हैं राइज, वाई एक्सिस। ये आप लिखते हो कि इसकी रन 2 है और राइज इसका 5 है, 2 5 इज अ पॉइंट। अब इसका रन तो कुछ है, इसका नहीं हमें पता, लेकिन ये ऐसा पॉइंट है जिसका राइज नहीं है, यानी कि उसकी वाई वैल्यू जो है वो 0 है। अब वही तरीका अडॉप्ट करें कि जी क्या अगर किसी की वाई वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो फिर क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो एक प्रोसीजर बन गया हमारे पास फॉर एक्स इंटरसेप्ट। अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है, पुट y = 0। कहता जी y 0 कर दे। अगर मैं y को 0 कर दूं तो मेरे पास तो इक्वेशन रह जाएगी ये वाली, और यहां से x की वैल्यू आ गई 5, तो पता चल गया मुझे 5 उसकी x वैल्यू है और y वैल्यू 0 इस इक्वेशन के लिए। एक पॉइंट मुझे मिल गया 5 0। सेकंड, अब जो इक्वेशंस हैं उसके लिए इसके रिवर्स फॉर y इंटरसेप्ट। अब मुझे पता है y इंटरसेप्ट का रन नहीं होता, बस राइज ही राइज होता है, यानी कि फॉर y इंटरसेप्ट पुट x 0। क्या क्या सिंपल सी चीज बन गई, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y 0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x 0। अब जब आप इसको 0 पुट करोगे और देन अब आपको किसके लिए सॉल्व करना है, अब आपको x के लिए सॉल्व करना है, सॉरी y के लिए सॉल्व करना है। y को 0 कर दिया, x को 0 कर दिया, तो 5y = 10 एंड y = 2। ये 2 आ गया, पॉइंट आ गए, हमारा काम हो गया। हमने इनमें से गुजरती हुई लाइन ड्रॉ करनी थी, वो मैंने इनमें से गुजरती हुई लाइन ड्रॉ कर दी। ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन ये मेंशन की हुई है, ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें ये चीज जो है वो मेंशन की हुई है। आई थिंक क्लियर हाउ टू ड्रॉ अ लाइन। Take any 2 points, one on x-axis, another on y-axis.
Point on x-axis is the x-intercept. Point on y-axis is the y-intercept. For x-intercept put y0. For y-intercept put x0. 2 पॉइंट आगे ज्वाइन कर दिया लाइन पर. ये तो था एक प्रोसीजर. अब एक और एग्जांपल, मैं एक दफा सारी एग्जांपल आपसे शेयर कर लेता हूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप कहेंगे लाइनें बस ड्रॉ करना. यस, अगला चैप्टर ये है, लाइनें ड्रॉ करने में बस सारा काम होगा. दूसरी एग्जांपल ये है, सेकंड एग्जांपल, कि आपको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है और वो लाइन आपके पास है 3x is equal to 9. 3x is equal to 9. अच्छा, इसमें अगर आप वही प्रोसीजर अडॉप्ट करें, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y0, चलें उसी तरह से ही हम कर देते हैं. फॉर x इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0. y तो है ही नहीं, लेकिन बहाल अगर होता भी तो 0 ही कर देना था ना. तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई 3. पॉइंट क्या बन गया? 3 0. तो x इंटरसेप्ट तो आ गया. फॉर y इंटरसेप्ट पुट x is equal to 0. Put x is equal to 0 for the y intercept. y intercept के लिए जब आप x को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहां तो आ जाएगा 0 is equal to 9. x को 0 कर दिया ना, तो स्टेटमेंट ही गलत है. 0 is equal to 9 कैसे है? और वैसे भी y वैल्यू तो आ ही नहीं रही. अब क्या कहें, y इंटरसेप्ट 0 आया है? नहीं, ये तो नहीं लिखा मैंने, तो स्टेटमेंट ही गलत लिख रही है. तो अब आप कहेंगे इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट नहीं है. लाजमी था, उसने y एक्स को काटना ही था, वो उससे बच बचा के निकल गई. नो y इंटरसेप्ट, नो y इंटरसेप्ट. इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट ही नहीं है, या इस इक्वेशन ने कभी भी y एक्सिस को कट ही नहीं करना. आप कहेंगे ये फिर कैसे लाइन बनेगी? देखते हैं कि आप इसकी लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे. x y, x वैल्यू कितनी है? x वैल्यू, x इंटरसेप्ट तो है आपके पास 3, लाइक ये 3 है. x इंटरसेप्ट आपके पास 3 है. y एक्सिस काटने नहीं है, y एक्सिस को इंटरसेप्ट ही नहीं करना, तो कैसी लाइन है? ये पैरेलल हो जाएगी. ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, बिल्कुल उसके पैरेलल चलेगी. ये कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करेगी. अब पहचानता कैसे है? आप इक्वेशन की स्टेटमेंट देखें, अगर उसमें y नहीं है, देखिए इसमें नहीं है ना y, अगर उसमें y नहीं है तो उस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट नहीं होगा. उसे 0 नहीं कहना, 0 नहीं कहना. आपने कहना वो y इंटरसेप्ट नहीं है, यानी कि वो y एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगी. इसी अगर मैं इक्वेशन को ऐसे लिख दूं कि जी अगर इधर जो है वो 3y आ जाए 9, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y0. अब जब y को 0 पुट करेंगे तो जो इशू उधर आ रहा था, अब वही इशू यहां पर आना शुरू हो गया. फॉर x इंटरसेप्ट पुट y0, y को 0 पुट करेंगे तो आएगी. तो सिंपल इज दैट. क्या इस इक्वेशन में x है? पहले ये देख लिया करें. नहीं है तो आप फौरन लिख देंगे नो x इंटरसेप्ट. इसका x इंटरसेप्ट ही नहीं है, इसका x इंटरसेप्ट ही नहीं है. दूसरा अलबत्ता इसका इंटरसेप्ट है. फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0. x को 0 कर दें. जब आप x को 0 पुट करोगे, x तो इसमें है ही नहीं, तो y तो आ जाएगा ना 3. तो x 0 और y 3. बस इसका एक ही इसका इंटरसेप्ट है, और वो जो इंटरसेप्ट है वो बेसिकली x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3. इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट है, और वो ये आ रहा है आपके पास 0 3. लाइक अगर ये 0 3 पॉइंट है. अब ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इधर से तो गुजरे
लेकिन वो कभी भी वाई एक्सिस को कट ना करे, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस कभी भी कट नहीं करेगी। तो पहली लाइन जो आपसे शेयर की उसका एक्स इंटरसेप्ट भी था, उसका वाई भी था। कैसे पता चलता है? इक्वेशन में देखे दोनों ही है, दोनों ही है, दोनों इंटरसेप्ट होंगे। और किस इक्वेशन में जो वेरिएबल नहीं है उसको वो कट नहीं करेगी, उसका वो इंटरसेप्ट नहीं होगा। तो तीन हो गई ना, कि एक ऐसी इक्वेशन जो पहली डिस्कस की जिसके दोनों थे, एक ऐसी इक्वेशन जो दूसरा किया उसका एक ही इंटरसेप्ट था, और ये तीसरी होगी जिसके दो इंटरसेप्ट आपके पास उसका भी एक ही है। तो हो सकता है दोनों इंटरसेप्ट, अगर किसी इक्वेशन में दोनों वेरिएबल है तो दोनों इंटरसेप्ट होंगे, अगर एक वेरिएबल है तो उसका एक ही इंटरसेप्ट होगा। कौन सा नहीं होगा? जो नहीं होगा उसका इंटरसेप्ट नहीं होगा। अब जो तीसरी एग्जांपल है जिसमें अक्सर हम लोग कंफ्यूज करेंगे, पॉइंट को मिस करेंगे, और वो ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पहले चेक किया करें, इसमें x y दोनों है, इसके दोनों इंटरसेप्ट है, लगता तो ऐसा ही है, दोनों इंटरसेप्ट है। चलें जी, अब वही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट। पुट y इज इक्वल टू 0। y को 0 किया तो x का आंसर 0 आ गया, पॉइंट मिल गया 0 0, एक पॉइंट मिल गया 0 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब x को 0 पुट किया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x को 0 पुट किया तो y 2 पॉइंट आ गया। जब ड्रॉ करने लगे कि जी ये 2 पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, पहले भी तो ऐसे करते थे ना, 2 पॉइंट आ जाते थे, और जब आप इसको ड्रॉ करने लगे हैं तो एक पॉइंट तो यहां मार्क किया, 0 0 यही होता है ना, ओरिजिन जिसे कहते हैं, और दूसरा किधर है? वो भी यही है, तो एक ही मिला आपको, दो तो मिले नहीं। अब लाइन कैसे ड्रॉ करें? तो लाइन तो आप समझ लें ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, इस तरह से भी ड्रॉ हो सकती है, इस तरह से भी ड्रॉ हो सकती है। लाइनें तो जैसे मर्जी ड्रॉ करते हैं, हाँ, सारी रीजन से पास कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है ये इनमें से किसी एक लाइन की हो सकती है, सबकी तो नहीं ये हो सकती। मेथड फेल हो गया जो अभी आपसे डिस्कस किया। तीन इक्वेशन के लिए तो बड़ा फिट चल रहा था, यहां गड़बड़ हो गई, तो कोई बात नहीं। हमने क्या 2 पॉइंट ढूंढने हैं ना, और ये कब आएगा? अगर कांस्टेंट 0 हो जाए, ax प्लस बी वाई, बस c नहीं है, c 0 है। अगर कांस्टेंट 0 हो जाए तो ये बात कंफर्म है, लाइन विल पास थ्रू रीजन। एग्जाम में भी आता है। वो क्या करता है, इक्वेशन दे देता है 4 और पूछता है जी इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी होगी जो रीजन से पास करेगी। स्टूडेंट उसे ना ड्रॉ करने बैठ जाते हैं कि जी चारों को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कौन सी पास कर रही है। सिंपल इज दैट, कांस्टेंट देखा करें। कभी वो पूछ लेता जी कौन सी वाई एक्सिस के पैरेलल है, कभी कहता कौन सी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कौन सी है ओरिजिन से पास कर रही है। निशानियां देख लें, एक्स नहीं है तो एक्स के पैरेलल, वाई नहीं है तो वाई के पैरेलल, कांस्टेंट नहीं है तो ओरिजिन से पास करेगी वो। ठीक, अब ये इसको कैसे ड्रॉ करना है? तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये तो आपको इक्वेशन देखते ही पता चल गया कि ये तो ओरिजिन से पास करनी है, 2 पॉइंट चाहिए, आप कहेंगे एक मिल गया, एक तो फौरन मिल गया। भाई मैंने क्या कहा था, भाई अपनी मर्जी से कोई एक्स की वैल्यू दे देना दूसरे पॉइंट के लिए। चले मैं एक्स की वैल्यू को 5 रख लेता हूं, दूसरे पॉइंट के लिए एक्स को 5 कर दिया तो वाई भी 5 आ गया, तो 5 इंटू 5 ये दूसरा पॉइंट मिल गया, बस काफी है। 2 मिल गया आपको ना, 5 एक 0 0, एक 0 0 पॉइंट मिल गया, और एक आपको जो पॉइंट मिल गया वो 5 5 मिल गया। तो मैं सपोज कर रहा हूं ये 5 और ये भी 5। अब हमने रन भी 5, राइज भी 5, ये पॉइंट है 5 5 5 और 5, 2 पॉइंट आपके पास आ गए, और 2 पॉइंट आ गए तो देन अब इन पॉइंट से पास करती हुई आप लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, और लाइन जो है वो एक्चुअली चलती जाएगी
लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी ना, और इधर भी एक्सटेंड हो जाएगी ना, पास है ना, थ्रू, पास थ्रू कर रही है वो, तो लाइन इधर भी एक्सटेंड, तो मैंने ड्रॉ कर दी, 4 लाइनें पूरी हो गई। ऐसी लाइन जिसके दोनों इंटरसेप्ट हो सकते हैं, ऐसी लाइन जिसका सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट हो सकता है, ऐसी लाइन जिसका सिर्फ वाई इंटरसेप्ट हो सकता है, ये तीनों लाइनें ड्रॉ करते वक्त आप वही स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन जो फोर्थ लाइन आपसे डिस्कस की है जिसका कांस्टेंट नहीं है, तो इसका जो कांस्टेंट है वो 0। अच्छा, कोई कह दी कि मैं एक्स को 1 रख लेता हूं, ओके फाइन, हम उसकी भी बात सुन लेते हैं कि उसने कह दिया आपने तो कहा था कोई सा भी पॉइंट रखे, मैंने एक्स को 1 रखा है, उसने एक्स को 1 रखा तो वाई भी 1 आ जाएगा। वो कहेगा जी मेरी तो फिर लाइन डिफरेंट आ जाएगी। हम चेक करते हैं कि वो क्या करेगा। वो स्टूडेंट अगर फर्ज करें ये 1 है, ये 1 है, तो 1 1 ये पॉइंट आएगा, फिर लाइन तो उसकी भी वही आएगी, लाइन उसकी भी वही आएगी, तो लाइन में तो नहीं कोई गड़बड़ आएगी ना। दैट इज ट्रू, कोई सा भी रख ले। हाँ जी, क्लियर हो गया पॉइंट, आई थिंक सो। अगर किसी ने कोई, मुझे जो 4 लाइनें मैंने आपको बताई हैं, हाउ टू ड्रा लाइन, मैं सोल्यूशन की जाने भी जा रहा हूं, पहले लाइनें तो ड्रॉ करना सिखा दूं आपको, वो मैंने सिखा ली हैं कि 4 मुख्तलिफ किस्म की लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं। एग्जाम में ना वो सिर्फ इतना ही कभी पूछता है कि कौन सी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कौन सी वाई एक्सिस के पैरेलल है, कौन सी ओरिजिन से पास करती है। तो करके नहीं देखना, देख के बताना कि जी 0 है तो ये होगा, एक्स नहीं है तो ये होगा, वाई है तो ये होगा। एनी क्वेश्चन अब तक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको साथ लेके चल रहा हूं। आई थिंक आपको प्रोसीजर जो है वो क्लियर है। अच्छा जी पूछे क्वेश्चन सैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये लास्ट वाला स्टेप एक दफा दोबारा बता दें, जिसमें एक्स को 5 आपने सपोज की है। ओके, लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो तो उसका आप समझ ले ना तो एक्स इंटरसेप्ट है ना ही वाई है, क्योंकि ओरिजिन से पास किया है तो नहीं। हमें 2 पॉइंट चाहिए, मैंने पहली स्लाइड पे लिखा था रिक्वायर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, या लाइन किन 2 पॉइंट से पास करती है, ये आपको फाइंड करना हमें कंसर्न था। लेकिन अब मसला ये है कि जो ओरिजिन से पास करती है, अगर वो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वाली बात करेंगे तो वो उससे तो हर दफा एक ही पॉइंट मिलेगा, तो अब दूसरा पॉइंट कैसे लेना है। अब ये जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं ना, ये किसी के लिए भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ओरिजिन वाली से करना है। आप ये टेक्निक किसी के लिए भी कर सकते हो। क्या टेक्निक है? टेक एनी वैल्यू ऑफ, और लाजमी नहीं एक्स की या वाई की भी ले सकते हैं। फर्ज करें 5 या 10 कर दें। टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स से 10, अब इसमें एक्स को 10 कर दें तो y भी 0, सॉरी y भी 10 आ जाए। तो फिर अगर x 10 था तो y भी 10 आ गया। अब इस पॉइंट को जब आप ग्राफ में मार्क करोगे तो ये पॉइंट कोई यहां पर आ जाएगा 10 और 10, जिसकी एक्स वाई भी 10, रन भी 10 और उसका राइज भी 10, तो लाइन तो फिर वही रहेगी। वो कोई पॉइंट करीब करके लेता तो ये आ जाएगा, जरा मिडल में करके लेता तो ये आ जाएगा, बड़ी वैल्यू लेता है तो ये आ जाएगा, लेकिन तीनों स्टूडेंट की फाइनल लाइन तो वही ड्रॉ होगी, उसमें तो कोई फर्क नहीं। कब? जब लाइन ओरिजिन से पास करे। कैसे पता चलेगा? इसका 0 हो। तो क्या ये टेक्निक बाकी लाइनों के लिए नहीं ड्रॉ हो सकती, ये वाली टेक्निक? बिल्कुल। लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, आपको 2x की वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी। यहां पर तो एक 0 0 होता है ना, वो पहले पता चल जाता है। आप किसी भी लिए ये टेक्निक यूज कर सकते हो। x की एक वैल्यू खुद अपनी मर्जी से लें, y का आंसर फाइंड करें वो 1 पॉइंट, फिर x अपनी मर्जी से लिया, y का आंसर लिया 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट को निशान लगा दें, लाइन पास करती गुजर जाए। अच्छा, ये जो तरतीब में अभी आपको बोल रहा हूं, ये मैंने सॉल्यूशन के वक्त नहीं आपसे डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो क्या करें, x की कोई वैल्यू लें, y के लिए सॉल्व करेगा, सॉल्यूशन आ गया। यस, ये एक्चुअली इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि जी न्यूमेरिकली ना सॉल्व करें, ग्राफिकली ये बताएं कि किसी भी लाइन के सॉल्यूशंस अगर हमने ग्राफ में देखने हो तो कहां पर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से एक्चुअली मेरी अगला जो क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर करना है उसे में आ जाएगा, और वो क्या स्टेटमेंट है? ऑल द पॉइंट्स, तमाम पॉइंट्स कहां पर? ऑन द लाइन
are called its solutions. ज्यादा है ना, लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं किसी भी लाइन पर? इन्फिनिट. तो ये तो मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि जी अगर एक इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो, तो क्या होता है? इन्फिनिट सॉल्यूशंस आते हैं. अब भी वही कह रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये सिर्फ इतना पूछूं कि फर्ज करें ये एक लाइन बनी हुई है जिसका x इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो इसके सॉल्यूशंस अगर बताने तो आप कहेंगे लाइन, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसी का ही सॉल्यूशन है. और कितने पॉइंट होते हैं लाइन पे? इन्फिनिट. collection of point is a line, तो इसके infinite solution है. तो ये statement important है. All the points on the line are called its solutions. हाँ जी, यहां तक सबको क्लियर है क्या? How to draw a line, solution से क्या मुराद है, और किसी लाइन के अगर मैं पूछ लूं कोई ग्राफ की मदद से बताएं सॉल्यूशंस किधर किधर हैं. सॉल्यूशन पॉइंट ही होता है ना, पॉइंट से मुराद होती है कि अगर मैं कहूं जी के x एंड y ये इसका सॉल्यूशन ही हुआ ना, तो ये पॉइंट नहीं है, 1 1 ये है इसका सॉल्यूशन. ठीक है ना, कुछ ऐसे करके. हाँ जी, क्लियर सबको, एवरीवन? ओके. अब हम बात करते हैं जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कि दो लाइनें आ गई तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है. मेथड्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ, ये क्या लिखा हुआ? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ज्यादा इक्वेशन है मेरे पास, एक से ज्यादा इक्वेशन है मेरे पास, उनका मैंने सॉल्यूशंस फाइंड करना है. ओके. ग्राफिकल मेथड है क्या? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्टेट. अभी यही आपसे सारी एक्सरसाइज करके आ रहा हूं. ग्राफिकल मेथड से दो लाइनों का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है. क्या कह रहा है? स्टेप 1, ड्रॉ ग्राफ, और जाहिर है इक्वेशन लीनियर है तो लाइन ही बनेगी ना, ऑफ ईच इक्वेशन. ईच इसलिए कह रहा हूं कि लाइनें ज्यादा हैं, सिस्टम की बात हो रही है. ये पॉइंट मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिया. क्या? all the points on a line are called its solution. All the points on a line are called its solutions. ठीक है. A line contains infinite points means अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो कह सकता हूं a इक्वेशन, एक इक्वेशन contains you have infinite solutions. ये बात ठीक है. Step 2 is important. Point of intersection ऑफ लाइन, जहां लाइनें आपस में कट करती हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉमन सॉल्यूशन. अब कॉमन से क्या मुराद है? हमने कहते हैं आप दोनों शख्सों में ये चीज एक जैसी है, ऐसा सॉल्यूशन. लाइन 1 इक्वेशन 1 इन्फिनिट सॉल्यूशन, इक्वेशन 2 इन्फिनिट सॉल्यूशंस. कौन सा ऐसा सॉल्यूशन जो इक्वेशन 1 का भी हो 2 का भी हो, उसे कहते हैं कॉमन सॉल्यूशंस. ग्राफ में कैसे ढूंढना है अभी आपसे डिस्कस करता हूं, सोच के रखिएगा, बताना आपने. चलें, हमें कह दिया फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन फॉर, दो उसने इक्वेशंस दी हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. एक है 4x + 3y = 240 और दूसरी है 2x + 1y = 100. ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करने का वे है कि पहले आप एक लाइन को ड्रॉ करें. अब इस लाइन में x भी है, y भी है, कांस्टेंट भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों ही आएंगे. प्रोसीजर आपको बता दिया मैंने. फॉर x इंटरसेप्ट पुट y 0, y को 0 पुट करेंगे तो 4x = 240, 4x = 240 और x के लिए सॉल्व करेंगे तो 60, y 0 x 60, तो ये इसका क्या आ जाएगा? x इंटरसेप्ट. यहां फॉर y इंटरसेप्ट पुट x 0. अब ये आपको पता चल गया जी, x को 0 करेंगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, y को 0 करें तो 0 80 और 0 80 पॉइंट. ये अगर लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका x इंटरसेप्ट 60 और y इंटरसेप्ट उसका क्या आ गया? 80. अब अगर मैं आपको सिंपली ये पूछूं कि ये जो पहली लाइन है इसके कितने सोल्यूशन, तो इन्फिनिट. फिर पूछूं कि वो सॉल्यूशंस कहां पर हैं, तो आप कहेंगे ऑन द लाइन. ऑन द लाइन तो इन्फिनिट पॉइंट, तो आप कहेंगे बिल्कुल इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन ही हैं. ओके, यही आपने प्रोसीजर अब सेकंड लाइन के लिए करना है. अब मैं बार बार वो चीज नहीं रिपीट कर रहा. फॉर कैसे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y को 0 करके. y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करना है, x को 0 करके. इसके आ रहे हैं 50 और 100.
50 ऑलमोस्ट यहाँ पर और 100 जो है वो यहाँ पर, दूसरी लाइन भी ड्रॉ हो गई। और पिछले स्टेटमेंट में मैंने ये कहा था जहां पर दोनों लाइनें कट कर जाएं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, वो इन दोनों लाइनों का सोल्यूशन होगा। इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, कॉमन सोल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड बता दिया ना, लाइनें ड्रॉ करें, जहां लाइनें आपस में कट कर जाए, आप ये देखें जी सोल्यूशन आ गया, दिस एज एन कॉमन सोल्यूशन। आपसे मैंने डिस्कशन से पॉइंट, आपसे ये मैंने समझना है कि क्यों ऐसा है कि जहां लाइनें कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों इक्वेशन का ही सॉल्यूशन होगा। क्यों ऐसा है? एनीवन क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि जहां पर लाइनें कट कर गई वो दोनों लाइनों का सॉल्यूशन क्यों होगा? ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया जी। अब्दुर्रहमान सर, इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो उसका आंसर होगा, वो आंसर होगा। लेकिन जो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर, यानी वो दोनों लाइन में वो सेम नंबर होगा। जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट दोनों में कॉमन होगा। ओके ओके, इसलिए ठीक है ठीक है। अच्छा, अब्दुर्रहमान ने कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया है, अगर मैं कहूं कि जो फर्स्ट लाइन है इसके सॉल्यूशन आपने कहना जी लाइन के ऊपर, ओके, इनफिनिट पॉइंट। दूसरी लाइन के सॉल्यूशन दूसरी लाइन के ऊपर, इनफिनिट पॉइंट। अच्छा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पहली लाइन के ऊपर है या दूसरी लाइन के ऊपर है? जहां कट किया हुआ है भाई दोनों लाइन के ऊपर है ना। चूंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक वाहिद ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइनों पर आ रहा है, और लाइन के ऊपर पॉइंट आने का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, point of intersection is also the equation solution of the second equation, so point of intersection is the common solution। अब जरा इसके x वैल्यू ग्राफ, क्योंकि इसलिए हम प्रेफर नहीं करते कि हमें ग्राफ से ना ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। पता चल गया कि इसकी x वैल्यू जो है वो 30 है, y वैल्यू 40 है, तो 30 and 40 is the solution of first equation as well as the second equation, so this is called the common solution। क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि यही इसका सॉल्यूशन है, तो मैंने जरा ना बड़ी एक्यूरेटली से कह दिया 30-40, लेकिन मुश्किल हो जाता है ग्राफ की मदद से पहचानना कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली है क्या। बहरहाल ये फिगर की बात नहीं है, वो भी आपको बता देंगे, लेकिन कॉमन सॉल्यूशन क्यों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहना है, इसलिए इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखें। ऑल द पॉइंट्स ऑन वन लाइन इट्स सॉल्यूशंस, ऑल द पॉइंट्स अदर लाइन इट्स सॉल्यूशंस। इंटरसेक्शन पॉइंट इज अ यूनिक पॉइंट दैट लाइज बोथ ऑफ द लाइंस, सो बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, सो दिस इज कॉल्ड द कॉमन सॉल्यूशन। मैं जरा आपसे क्वेश्चन लूंगा, लेकिन पहले मैं जरा डिस्कस कर लूं। अब मैं जरा थोड़ा रैपिडली करूंगा। फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन। दो आपको इक्वेशन दी हैं, पहली इक्वेशन तो ठीक है, इसका x इंटरसेप्ट भी आएगा, y इंटरसेप्ट भी आएगा। अब मैं इसकी डिटेल नहीं लिख रहा, एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करना है, टाइम नहीं जाया करना। y को 0 कर दें, x इंटरसेप्ट आ गया, x को 0 कर दिया, y इंटरसेप्ट आ गया 60-60, लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, 60-60 लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरी लाइन थी x इज इक्वल टू 30, इसमें तो y है ही नहीं, ठीक है, नहीं है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ये क्लियर हो गया। x इंटरसेप्ट 30 यहां पर आएगा, लाइन ड्रॉ कर दी, इंटरसेक्ट तो कहीं किया ना, बिल्कुल उसने इंटरसेक्ट किया, ये बन जाएगा कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट ये भी 30 और ये भी 30, तो दिस वन इज द कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्यूशन कैसे? ड्रॉ बोथ ऑफ द लाइंस एंड वेयर द लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द कॉमन सॉल्यूशन। अगेन 80-80 लाइन बनेगी, 80-80 लाइन ये लिखा होगा। अब जो दूसरी लाइन है, इसका x इंटरसेप्ट भी है, इसका y इंटरसेप्ट भी है, बिल्कुल है, जिसको लाइन ड्रॉ करते हैं 60-60 लाइन। कहां इंटरसेप्ट किया? कहीं तो किया ही नहीं। उसके अपने सॉल्यूशन, उसके अपने सॉल्यूशन, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं जो कॉमन, मींस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल। तो अगर ग्राफ में लाइंस पैरेलल आ जाती हैं तो इनका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता।
तो कोई भी ऐसा सिंगल सोल्यूशन नहीं है, इसके अपने तो बहुत सारे हैं, अपने तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सिंगल सोल्यूशन नहीं है जो दोनों का हो जाए। तो हम कह देंगे नो कॉमन, लफ्ज है ना कॉमन, नो कॉमन सोल्यूशन। द लास्ट वन इज ये इक्वेशन उसी तरह से 80-80, और अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है पिछली से, और इसके भी वही आ गए। यस, इसके भी वही आ गए। दोनों लाइनें क्या आ गई, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए। इनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। अच्छा, अब ये कितने पॉइंट्स पर कट कर रही हैं? हर पॉइंट पर कट कर रही हैं, हर पॉइंट पे, ठीक है ना। हर पॉइंट जो एक लाइन पर है वो दूसरी लाइन पर भी वही है, तो इसका मतलब वो तो हर पॉइंट पर कट किया है। तो किसी लाइन के कितनी दफा इंटरसेक्ट किया, आपने कहना जी हर पॉइंट पे ही कर रही है। तो फिर एक लाइन पर तो इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, तो फिर कितने पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं? इन्फिनिट। तो इनको हम कहते हैं इन्फिनिट सॉल्यूशंस। कब? जब लाइंस क्या हो जाए, ओवरलैपिंग हो जाए, एक दूसरे के ऊपर अगर लाइन आ जाए, जिनको हम कोइंसिडेंट लाइंस भी कॉल करते हैं, तो उनके इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। अब क्वेश्चन तो ये है कि अच्छा जी आप कहते हो बहुत सारे इसके सॉल्यूशन है, तो कोई एक तो बता दे, आप तो एक भी नहीं बता रहे। हाँ, ये तो वाकई क्वेश्चन में है कि वो हमसे कोई एक पूछ रहा है। तो ये तो हमें पता चल गया ना कि एक लाइन का सोल्यूशन लेंगे वो दूसरी लाइन का ऑटोमेटिकली होगा। तो एक लाइन का सोल्यूशन तो हमें आता है, x को 0 कर दिया, y 80, सोल्यूशन आ गया। चेक कर लें, ये इसी का भी है। x को 1 कर दें, y 79 आ गया। ये पहली इक्वेशन का फाइंड किया, चेक कर लें, ये इसका भी है। x को 2 कर दें, y 78 आ गया। ये तो पहली लाइन का है, चेक कर लें, ये दूसरी लाइन का भी है। तो जितने सॉल्यूशन पहली लाइन के और एक लाइन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो तो हमने सीख लिया, वो दूसरी लाइन के हो गए। तो अब मैं समराइज कर रहा हूं कि हमने जो पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक हो सकता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक सिर्फ एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता अगर सिचुएशन इस तरह से आ जाए, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं अगर ये सिचुएशन आए। तो तीन पॉसिबिलिटी, लाइन एक जगह पर इंटरसेक्ट कर जाए, लाइन इंटरसेक्ट ही ना करें, और लाइन हर पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट, दोनों लाइनें ओवरलैप हो जाए। ये भी पहचानी जा सकती है, ड्रॉ किए बगैर ही पहचान सकते हैं कि क्या ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या ये इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, या ये ओवरलैप कर जाएंगी। बिल्कुल पहचान सकते हैं। और वो कैसे? पहले बात करते हैं कि पैरेलल लाइंस का कैसे पता चलेगा। ग्राफ को ड्रॉ किए बगैर ही देख के बता सकते हैं, तो बता सकते हैं। नोट करें कि इसकी जो सिर्फ लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, वो एक दूसरे का मल्टीपल है। क्या? अगर आप पहली लाइन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीपल इसे बोलते हैं ना, 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे ही है ना। अगर आप पहली लाइन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें और वो दूसरी लाइन जनरेट हो जाए सिर्फ उसकी लेफ्ट साइड, देखें इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नहीं ना बनेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड। अगर किसी भी दो इक्वेशन की लेफ्ट साइड एक दूसरे का मल्टीपल हो, वो लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और उनका कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा। एग्जामिनर ने पूछा आपको ड्रॉ करके नहीं देख के बताना, कर सकते हैं ना, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा। आप देखें क्या लेफ्ट साइड एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है, पता चला मल्टीपल, लाइक एक फर्ज करें ये लिखा हुआ है ऐसे करके, और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन गई है। हाँ बन गई है, मल्टीपल है, मल्टीपल है। अगर सिर्फ लेफ्ट साइड मल्टीपल हो, देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन। पहचान लिया हमने। इसमें देखें क्या है, लेफ्ट तो मल्टीपल है ना 3 से, और इस दफा राइट भी है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट एज वेल एज राइट, मल्टीपल ऑफ सेम 3। तो ये सिचुएशन होगी। कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस, इनफिनिट सॉल्यूशंस। और अब बात आ गई पहले की जो हम मिस कर गए, ये वाली। चेक करें लेफ्ट साइड, क्या ऐसा है?
किससे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी लाइन आएगी, या पहली लाइन आ जाए आप कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई इस लाइन को करेंगे तो 4x + 2y, क्या यही लिखा हुआ? नहीं, ये तो 3 लिखा हुआ है, तो फिर मल्टीपल तो नहीं है। मल्टीपल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। लाइनें एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन। लेफ्ट साइड मल्टीपल है, नो सॉल्यूशन। लेफ्ट एंड एज वेल एज राइट साइड एक दूसरे का मल्टीपल है तो इनफिनिट सॉल्यूशन। 3 तरह के सॉल्यूशन, 2 लाइनों की बात हो रही है, इक्वेशनों को देख के बता सकते हैं। तो आज हमने लाइन ड्रॉ करना सीखा, 4 किस्म की। लाइन को ड्रॉ किए बगैर पहचानना सीख लिया कि जी कौन रीजन से पास करेगी, कौन एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये एग्जाम के प्रॉब्लम्स हैं, और आपको प्रैक्टिस में जब आपका पेपर होगा ना तो डोंट वरी, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो आपको आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग है जी एग्जाम में कैसे एग्जामिनर हमसे ये चीजें टेस्ट करेगा, ठीक है ना। और मैंने एक्सरसाइज भी दी हुई है, आपने जो मैंने आपको हैंडआउट्स दिए हुए हैं, अपने नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, उसमें आपने एक्सरसाइज करते जाना है। जो रह जाएगी वो फिर आपसे डिस्कस भी करूंगा। और दूसरी चीज कि जी सॉल्यूशन से क्या मुराद है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। दोनों लाइनें ड्रॉ कर दें, अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया, पैरेलल रह गई तो नो सॉल्यूशन आ गया, ओवरलैप कर गई तो इनफिनिट। जी, अब अगर किसी ने कोई क्वेश्चन मुझसे करना है, मजीद एक्सप्लेनेशन, तो मुझसे पूछ सकते। नो वन, ओके, चले, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन मुझसे? जी पूछे क्वेश्चन। सर आपने बताया ना कि लेफ्ट साइड इक्वेशन की अगर मल्टीपल होगी तो वो नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, तो अगर मल्टीपल नहीं होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। यूनिक का मतलब ठीक है। और सर वाहद एक, हाँ जी, यानी कि उन दोनों का एक सॉल्यूशन होगा कॉमन? जरूर होगा, जरूर होगा। अगर मल्टीपल नहीं होंगी तो जरूर होगा, इसलिए कि वो कट जरूर करेंगी, एक पॉइंट पर सिर्फ करेंगी और वही सॉल्यूशन हो जाएगा। और सर वो सर ये भी वो यानी कि ओवरलैप कब करेंगी? ओवरलैप उस वक्त करेंगी जब लेफ्ट एज वेल एज राइट दोनों ही मल्टीपल हो जाए, लेफ्ट भी और राइट भी। लाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक लेफ्ट एज वेल एज, देखें ये सिर्फ लेफ्ट साइड मल्टीपल है, क्यों? इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाइन बन जाती है, लेकिन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं ना बनेगी, क्योंकि वो तो 240 बनता है। लेकिन इसमें है, इसमें है 3 से मल्टीप्लाई करें, इस पूरी इक्वेशन को कह दें तो ये इक्वेशन जनरेट होगी, लेफ्ट नहीं, दोनों नहीं। तो अब इसका नो सॉल्यूशन आएगा, सॉरी इसके इनफिनिट सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि लाइनें ओवरलैप कर जाएंगी। कोइंसिडेंट लाइन भी कहते हैं इसको, और एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन भी आते हैं, वो ना इक्वेशन दे देता है और कह देता है विच पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस तो पहचान लें कौन सी मल्टीपल्स हैं एक दूसरे की। विच लाइंस आर पैरेलल, लोग उसको ड्रॉ करने बैठ जाते हैं, नो, आप सिर्फ देखें लेफ्ट साइड अगर है, और विच लाइंस आर इंटरसेक्ट, तो वो आपको बता सकते हैं कि जी ये लाइनें कोइंसिडेंट हैं, ये लाइनें इस तरह से हैं, ये लाइनें इस तरह से हैं, तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, क्लियर पॉइंट सर? जी सर समझ आ गई, जरा आप प्लीज ये तीनों पॉइंट जरा एक बड़ी रिकॉल कर दें। अच्छा रिकॉल कर दें, ठीक हो गया। अगर मैं साथ साथ इसकी एग्जांपल्स भी ले लेता हूं, देख के बताना हो कि क्या इनका एक सॉल्यूशन आएगा कि नहीं, आप उस इक्वेशंस को देखें और देखें क्या दूसरी इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में एक दूसरे का मल्टीपल हैं। मल्टीपल से क्या मुराद, किसी इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दूसरी इक्वेशन बनती हो तो हम कहते हैं मल्टीपल। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो इक्वेशन बनती है 4x + 2y = 200। नोट करें यही है, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो ये लाइनें मल्टीपल नहीं। अगर लाइनें एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होंगी, ग्राफिकली कहेंगे वो इंटरसेक्ट जरूर करेंगी और सॉल्यूशन भी उनका जरूर आएगा। कब? जब वो एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं होंगे। लाइक देखें ये भी मल्टीपल नहीं है ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहली को दूसरी या दूसरी को करेंगे तो पहली आ जाएगी, कोई भी नहीं है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन भी आया। अब बात आ गई इनकी लेफ्ट साइड, अगर किसी भी 2 इक्वेशन की सिर्फ लेफ्ट साइड मल्टीपल हो तो हम कह देंगे कि देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन बिकॉज
लाइंस विल बी पैरेलल। और अगर दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे का मल्टीपल हो तो लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, लाइंस विल बी ओवरलैपिंग एंड देयर वुड बी इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट है आपको? यस सर, थैंक Okay. Anyone else? Anyone else? No one. Okay. अच्छा, मैं अब देखूं इसमें कि आपको होम एक्सरसाइज क्या दी जा सकती है। ओके, तो दी जा सकती होम एक्सरसाइज, ठीक है। हाँ जी, चलें। आपको आल्दो मैंने नोट्स तो खैर भेज दिए हैं, लेकिन फिर भी इनका आपने कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना है। एक तो आपको ड्रॉ करना आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, पता चल गया ना, ये रीजन से पास करेगी। और ये आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अच्छा, ये लाइनें एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, नहीं ना मल्टीपल। ऊपर वाली लाइन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो आती है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, जो कि नीचे वाली लाइन तो ये नहीं है। चूंकि ये मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब है कि इनका जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो आपने बताना है कौन से वाला। तो एक पॉइंट आपने ये करना है, क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। एक तो आपको जरा लाइन ड्रॉ करना आ जाएगी, और दूसरा आपको ये देखना आ जाएगा कि केएस का सोल्यूशन आएगा भी कि नहीं आएगा। और ठीक है, दैट्स ओके, बस एक ही एक्सरसाइज है। तो ये आपको ये वाली एक्सरसाइज है, क्या कि आपको मैंने इन दो लाइनों को ड्रॉ करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ड्रॉ करना आ जाए। लाइनें अगले चैप्टर में सिर्फ यही काम रह जाना है कि जी लाइनें जरा जल्दी जल्दी ड्रॉ करें, और कोशिश करें कि आप मिनिमम से मिनिमम टाइम ना वेस्ट करें। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई 0, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स 0, इसकी बजाय फौरन एक दफा x 0 करें, एक दफा y 0 कर रहे और आंसर ले। पॉइंट लगाएं, लाइनें ड्रॉ कर दें,